नमस्ते, मेरा नाम है अतुल और आज हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं वो किताब है ये अनुपम मिश्र जी की पुस्तक पर्यावरण के पाठ। तो सबसे पहले जानेंगे लेखक के बारे में। तो अनुपम मिश्र जी जो हैं वो देश और दुनिया के जाने-माने पर्यावरणविद थे। इन्होंने लगभग 4 दशकों तक यानी कि 40 वर्षों तक पानी के संरक्षण का और पर्यावरण के संरक्षण का काम किया और यह काम इन्होंने बिल्कुल ही सादगी और ईमानदारी से किया और अधिकतर काम बिना किसी सरकारी सहायता के किया। अनुपम जी भवानी प्रसाद मिश्र जो सुविख्यात कवि हैं हिंदी के, उनके सुपुत्र हैं और इन्होंने जो अपनी एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जो 1992 में आई थी, आज भी खड़े हैं तालाब, वो लगभग 20-25 साल की मेहनत से और रिसर्च से लिखी गई किताब थी जिसको कि इन्होंने कॉपीराइट फ्री कर दिया। वो किताब लगभग 20 भाषाओं में अनुवादित है और उसकी लाखों प्रतियां आज भी हर साल बिकती हैं। तो बहुत गहरा काम इनका रहा है। इनकी जो अनुपम जी की मृत्यु है 2016 में हो गई थी। तो ये जो पुस्तक है ये दरअसल साक्षात्कार है, क्योंकि अनुपम जी की जो किताबें हैं वो पहले की हैं। तो ये साक्षात्कार बहुत ही, ये जो किताब है साक्षात्कार की, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर उनके विचारों को समझना है तो। दूसरी चीज़ ये भी है कि अक्सर अनुपम मिश्र जी की जो किताबें हैं और जो उनके काम की समझ, सामान्य तौर पे जो उसकी समझ है समाज में, वो लोग समझते हैं कि वो पानी का काम करते थे। यह बात बिल्कुल ठीक है कि वो पानी का काम ही करते थे और पानी का काम उन्होंने बहुत ही लगन से किया। लेकिन पर्यावरण दर्शन को भी वो बहुत अच्छे से समझते थे और वो चिपको आंदोलन के पहले इतिहासकार थे। कम लोगों को शायद यह पता होगा कि चिपको की अधिकतर जो फ़ोटोज़ थी, जो तस्वीरें थी, वो अनुपम मिश्र जी ने ही खींची थी। जो विकिपीडिया या दूसरी किसी भी जगह पे हम फ़ोटोज़ देखते हैं, वो उसके पहले हिस्टोरियन थे। और दूसरी बात ये भी है कि अनुपम मिश्र अपने जो काम की कभी कॉपीराइट नहीं क्लेम करते थे। वो कहते थे कि मैं समाज का मुंशी हूँ, यानी कि सोसाइटी का क्लर्क हूँ और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो समाज से सीखा है, तो उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी किताब है। इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए हर तरीके के सवाल हैं कि जो एनजीओज़ चल रहे हैं पर्यावरण के, जो पर्यावरण की शिक्षा आई है या फूड सिक्योरिटी है, संसाधनों का बंटवारा है या भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, जल प्रबंधन है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये बातचीत है। तो ये बातचीत आप पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ना चाहिए। इसमें अलग-अलग चैप्टर्स के हिसाब से इन्होंने बाँट रखा है कि पर्यावरण के पाठ, प्रकृति का रास्ता, सूखे का अंतिम साल, सरोकार। और इसमें जो इनसे ये बात कर रहे हैं वो भी अच्छे लोग हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए पत्रकार हैं या लेखक हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें तो बताना संभव नहीं होगा क्योंकि ये डिटेल्ड बुक है काफ़ी। जैसे इनसे यह पूछा गया है कि पर्यावरण संकट व इसको लेकर जागरूकता व शिक्षा फैलाने में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका पर आप क्या सोचते हैं और इनको कितना महत्व देते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, गैर सरकारी संगठन अक्सर विदेशी पूंजी पर निर्भर करते हैं, आपको यह किस हद तक जरूरी व जायज़ लगता है। जो एनजीओज है फॉरेन फंडेड और दूसरी, तो इसमें वो बताते हैं कि स्वस्थ समाज में संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। स्वयंसेवी संस्थाओं की आवश्यकता स्वस्थ समाज में, एक हेल्दी सोसाइटी में जो स्वयंसेवी संस्था हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समाज सबसे बड़ी संस्था है। और इसमें वो कहते हैं कि समाज राज्य से भी बड़ी संस्था है, क्योंकि समाज का जो प्रकृति है, समाज का जो स्ट्रक्चर है, वो राज्य पर निर्भर नहीं है, राज्य से स्वतंत्र होता है। और कई बार सरकार बदल जाती है, सत्ता बदल जाते हैं, अभी तो लोकतंत्र है, राजा बदल जाते थे, लेकिन समाज का जो ढांचा है वो सेम रहता था। उसका कारण यही है कि समाज की ताकत बहुत मजबूत है। इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे राजस्थान का उदाहरण दिया है, ओरण बनता था वहाँ पे, तो इसमें ये कहते हैं कि तालाब गांव में इतने सारे थे, मरुभूमि में सब जगह, इनको किसी स्वयंसेवी संस्थाओं ने नहीं बनाया था। आज से 50-100 साल पहले लोग अपने आप बनाते थे। उनको कैसे बनाना, उनकी योजना तय करना, उनके लिए पैसे कहाँ से लाना, इन सब की व्यवस्था वो खुद करते थे। इसके लिए विश्व बैंक से पैसा नहीं आता था, कहीं दूसरी जगह से नहीं लाना पड़ता था। स्वस्थ समाज को संस्थाओं की जरूरत नहीं पड़ती। वैसी स्थिति में समाज ही सबसे बड़ी संस्था होता है, वो राज्य से भी बड़ी संस्था है।
अगर समाज स्वस्थ नहीं रहता, उसकी कोई एक गतिविधि पर असर आ जाए, कमजोरी आ जाए, तो उसको पूरक भूमिका की तरह स्वयंसेवी संस्था उठा सकती है, मतलब सहयोग कर दे सकती है। इसमें वो ये कहते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अपने आप को क्या समझती हैं कि वो उनका उद्धार करने के लिए आई हैं, गांव के लोगों का, छोटे शहरों के लोगों का। असल में उनको बैसाखी की भूमिका निभानी चाहिए और समाज खुद मजबूत है, उसको तैयार करके अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। लेकिन वो एक तरीके से वो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ ज्ञात है और हमारे पास पूरा ज्ञान है और इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है और हम इनका उद्धार करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इस पर बहुत ही इन्होंने मजबूत टिप्पणी की है अनुपम जी ने। तो इसी तरीके से इसमें वो ये भी बताते हैं एक जगह पे कि जब वो एक बार पूछ रहे हैं कि जो आज के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो बता रहे हैं कि जब भी अकाल वगैरह आता है या सूखा पड़ता है शहरों में भी, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाते हैं ये सिस्टम्स। लेकिन जो हमारे पारंपरिक सिस्टम है वो एक तरफ बाढ़ भी रोकते हैं, जैसे तालाब है, दूसरी तरफ वो सूखा भी रोकते हैं। तो लोगों को शामिल करना बेहद ज़रूरी है जल प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन में, क्योंकि लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं, उसकी साफ सफाई भी रखते हैं। तो ये इनकी पूरी किताब है, इसमें तमाम तरीके के विषय हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े हैं। तो अगर आपको अनुपम मिश्र के लेखन में या उनके जीवन में या उनके पर्यावरण दर्शन में अगर आपको रुचि है, तो एक नए व्यक्ति के लिए आज भी खरे हैं तालाब से भी कहीं महत्वपूर्ण किताब मैं इसको मानता हूँ। उसका कारण ये है कि आज भी खरे हैं तालाब मुख्यतः पानी पर केंद्रित है, जल प्रबंधन पर, जल संरक्षण पर। दूसरी चीज़ कि थोड़ी पुरानी पुस्तक हो गई है वो 30 वर्ष से, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है आज भी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पुरानी हो गई है। ये जो पुस्तक है ये दर्शन पे है कि जो इन्वायरमेंटल फिलॉसफी है वो डिफरेंट चीज़ों की वो क्या है। तो आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो ये आप पढ़िए, और अगर आपने ये पुस्तक पढ़ी है तो इसके अंदर आपको क्या लगा हो, अच्छा लगा क्या बुरा लगा, उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा कोई दूसरी किताब हो पर्यावरण की जो इस तरीके से भारतीय पर्यावरणवाद को बढ़ावा देती हो या उसकी समझ को विकसित करने में मदद कर सकती हो, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।